भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। आज दिन भर यहां पर उनके निवास स्थान पर लोगों के आने का तांता लगा रहा। मनमोहन सिंह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो काफी बड़ी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलते ही देश और दुनिया में शोक की लहर फैल गई। तमाम बड़ी हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए जुटने लगी। केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपना बेलगावी अधिवेशन रद्द कर दिया। दूसरे दलों ने भी अपनी बैठकें छोड़ी। दरअसल ये एक प्रधानमंत्री का ही नहीं, उस शख्स का जाना था जिसने अपने व्यक्तित्व और अपने योगदान से बहुत सम्मान हासिल किया। उनको जरा भी कहीं सत्ता का अहंकार नहीं था। एक अलग से ही राजनेता थे। एक ऐसे इंसान थे कि जिनको दुनिया ने केवल एक शांत स्वभाव के, बड़े सरल स्वभाव के, लेकिन प्रगतिशील विचार के एक व्यक्ति थे। 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हम बने हैं, उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा हिस्सा मनमोहन सिंह जी के नाम पे लिखा जाएगा। और वो उनका यही कहना था कि जब तक हम लोगों को मरहम नहीं लगाएंगे तब तक लोग जो है उसी में उलझे रहेंगे और प्रगति के काम जो उन्हें करने चाहिए वो नहीं करेंगे। 1991 में जब देश में बस $1 अरब का मुद्रा भंडार बचा हुआ था, तब आर्थिक संकट के बीच मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कमान संभाली। 1998 आते आते ये भंडार $10 अरब का हो चुका था। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया, देसी विदेशी पूंजी के लिए राह खोली। प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी आगे बढ़ाया। मनरेगा, सूचना का हक, शिक्षा का हक जैसे उनके कानूनों ने भारत में काफी कुछ बदल कर रख दिया। साल 1924 में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसी के 100 वर्ष पूरा होने पर कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। उसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई। कांग्रेस की CWC बैठक के बाद शुक्रवार को बेलगावी में सभा होनी थी, लेकिन जैसे ही गुरुवार रात करीब 10 बजे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई तो कांग्रेस के तमाम नेता रात में ही दिल्ली के रवाना हो गए और शुक्रवार को सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से रात 2 बजे दिल्ली पहुंचे और सीधे सिंह के घर पे गए, जहां प्रियंका गांधी पहले से ही मौजूद थी। Very sad for the country and very sad for the Congress party. Manmohan Singh ji's life throughout he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहीं देर शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। remember him with a great deal of respect and a great deal of affection. I think he was a great prime minister and a wonderful human being. शनिवार को मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर सुबह 8 बजे कांग्रेस ऑफिस में अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोग अपने नेता को आखिरी बार देख पाएंगे। अंतिम दर्शन के बाद करीब 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चारों तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मृत्यु को देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया, तो राहुल गांधी ने उन्हें अपना गुरु और गाइड कहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु की खबर आते ही उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि अभाव की जिंदगी से उठकर इतने बड़े पद पर पहुंचना आसान नहीं है और ये नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्हें अपना गुरु और गाइड कहा। वहीं सोनिया गांधी ने उनकी मृत्यु को निजी क्षति बताते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जितने सौम्य और शांत थे, उतने ही अपने इरादों और विचारों में अटल भी थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा गया कि उन्होंने देश को नई दिशा दी।
10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने यह दावा किया था कि इतिहास उनके योगदान को अलग तरीके से याद करेगा। एनडीटीवी द्वारा पूछे जाने पर मनमोहन सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने किसी भी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला घोटाले को लेकर पत्रकारों द्वारा बार-बार पूछे जाने पर यह मनमोहन सिंह का जवाब था। जाहिर है मनमोहन सिंह को यह पूरा विश्वास था कि इतिहास उनके योगदान का सम्मान करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीटीवी के एक सवाल पर मनमोहन सिंह ने कहा था उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर कभी किसी परिवार या रिश्तेदार को फायदा नहीं पहुंचाया। All of us had this perception that Manmohan Singh has a very clean image, a very non-political person has become the Prime Minister, an economist has become the Prime Minister with a good proven track record. 9.5 years later, how do you think an Aam Aadmi now perceives you as a politician, as a Prime Minister? Well, I am the same person as I was 9 years ago. There has been no change. I say it with all sincerity that I have tried to serve this country with utmost dedication and commitment and with utmost integrity. बेशक इतिहास उन्हें आज कुछ नम आंखों से देख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक पता असम में भी रहा। 1991 से वो असम से राज्यसभा के सांसद रहे और ये नाता असम से उनका 28 साल का रहा। उन दिनों असम में उनका पता हुआ करता था हाउस नंबर 3989 सरुमटरिया, गुवाहाटी। गुवाहाटी के सारू मोटोरिया इलाके का ये 2 BHK अपार्टमेंट फिलहाल साल भर से बंद है। नेम प्लेट पर अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम है जो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये फ्लैट 1991 में किराए पर लिया था, तब वे यहाँ से राज्यसभा के सांसद बने। ये फ्लैट असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश सैकिया के नाम पर है और 2019 से किसी को किराए पर नहीं दिया गया। What was the rent fixed? First rent? It was not for rent, just to help him, to help such a great person. So it was only rupees 700. असम के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने काफी कुछ किया। सांसद निधि कोष से प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की। राज्य में एनसीआर का फैसला भी उन्हीं के समय पर हुआ। And our demand was very clear. आंसू की मांग थी कि एनआरसी पर त्रिपक्षीय बात हो और प्रधानमंत्री मौजूद हों। गृह मंत्रालय इस पर आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और फिर फैसला हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। बैकवर्ड क्लास के लिए भी उनका पूरा सपोर्ट रहता था। वो उनके लिए भी कुछ करना चाहते थे। तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने एनआरसी का सपोर्ट किया था। बचपन में ये चर्चा होती थी कि डॉक्टर सिंह हमारे पड़ोसी हैं। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, उनसे बातें करते थे। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। तो ये घर असम से उनके 28 साल चले जुड़ाव का गवाह है। बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा पूरे राज्य की रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब कोचिंग मालिकों से दूरी बनाने की घोषणा की है। इसी रणनीति के तहत आज धरना स्थल पर पहुंचे खान सर को वहां से वापस जाने पर मजबूर किया। पिछले एक हफ्ते से आंदोलन और अनशन पर बैठे इन छात्रों के आक्रोश का शिकार बने कोचिंग संचालक खान सर। छात्रों का कहना है कि ये लोग अपनी लोकप्रियता के लिए उनके आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। इससे पूर्व अपने समर्थकों के साथ पटना के गर्दनीबाग इलाके स्थित धरना स्थल पर जब खान सर पहुंचे तो उन्होंने काफी नाटकीय अंदाज में घोषणा की। एसडीएम सोनू जो इस दुनिया से चला गया, बीपीएससी मेरे सोनू को लौटा दे। बीपीएससी पर इसका हत्या का केस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सोनू की हत्या में खड़ा, ये लड़ाई हमें अपने लिए भी लड़नी है, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। लेकिन इसके कुछ देर के बाद छात्रों ने उन्हें यहां से जाने पर मजबूर कर दिया। इसके पूर्व जनस्वराज के प्रशांत किशोर ने अपना घोषित मार्च टाल दिया। शुक्रवार को उन्होंने इन छात्रों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने मार्च करने की घोषणा की थी।
मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज मांगों के लिए है, तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे। फिलहाल छात्रों के अपने आंदोलन से कोचिंग मालिकों को दूर रखने के आज के इस कदम के बाद पटना का जिला प्रशासन राहत की सांस ले रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध कब्जा हटाने गई सरकारी अफसरों की टीम पर हमला हो गया। अवैध कब्जा हटाने से गुस्साए लोगों ने सरकारी अमले पर पथराव कर दिया। पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम दल बल के साथ नहारमाल और अमाखेड़ी के जंगल से अवैध कब्जा हटवाने पहुंची थी। ये इलाका जिले के गुंडी रेंज में आता है। टीम अपने साथ 50 जेसीबी लेकर गई थी, लेकिन अवैध कब्जा करने वालों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव का जवाब कई पुलिस वालों ने भी पथराव से दिया। हालांकि इसमें अवैध कब्जा करने वालों का पलड़ा भारी रहा। पत्थर लगने से पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों को चोट आ गई। अतिक्रमणकारियों ने पथराव के लिए गुलेल जैसे सामान का इस्तेमाल किया, जिसे स्थानीय बोली में गोफन कहा जाता है। अवैध कब्जा करने वालों की तरफ से किए गए पथराव में कई जेसीबी को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस पथराव के बाद भी प्रशासनिक अमला गुंडी रेंज में ही मौजूद है। गुंडी रेंज में आसपास के लोगों ने जंगल के बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये लोग यहाँ करीब 1000 एकड़ में खेती कर रहे हैं। प्रशासन इस इलाके से अवैध कब्जा हटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। यूपी के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल झांसी नगर निगम के अवैध अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते ने सड़क किनारे सब्जियां बेच रहे दुकानदारों की सब्जियां हटवाने के लिए उन सब्जियों पर ही बुलडोजर चला दिया। नवाबाबाद थाना इलाके में चित्रा चौराहे के पास का है, जहां नगर निगम के दस्ते ने पटरी दुकानदारों और सब्जी वालों पर बुलडोजर चढ़ा दिया। इसके बाद सब्जियां पूरे सड़क पर बिखर गईं, जिन्हें बुलडोजर से कुचल दिया। दुकानदारों का आरोप है कि वो चेतावनी मिलने के बाद सामान हटा रहे थे, लेकिन बुलडोजर चलाकर सब्जियां बर्बाद कर दी। सब्जी को चल नहीं जावेरी नंगा वाले ने क्या इधर रोड पे नहीं लगा है मशीन चला दे, मशीन चला दे। नगर निगम के इस बुलडोजर एक्शन से गुस्साए लोगों ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा देख अतिक्रमण हटाओ दस्ते में शामिल लोग मौके से भाग गए। बाद में अफसरों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया और फिर जाम खोल दिया गया। नगर आयुक्त का कहना है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ दस्ते के प्रभारी के खिलाफ एक्शन की बात कही। ये वीडियो संज्ञान में आया है और ये अतिक्रमण प्रभारी द्वारा अत्यंत ही निंदनीय कार्य किया गया है। इसको हम काफ़ी गंभीरता से लेते हुए अभी उनका स्पष्टीकरण इशू करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। नंदिनी मिल्क के दाम जल्द ही बढ़ाए जा सकते हैं। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की मांग कर रहा है। नंदिनी ने अपने प्रोडक्ट्स अब दिल्ली के बाजार में भी उतारे हैं। नंदिनी मिल्क के दाम जून में बढ़ाए गए थे, लेकिन साथ में दूध की मात्रा भी, यानी टोन मिल्क के दाम आधे लीटर के लिए 2 रुपए बढ़ाए गए तो 500 ml का पाउच 550 ml कर दिया गया। अब मिल्क फेडरेशन 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की मांग कर रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ बैठक होने वाली है। फिलहाल नंदिनी का टोन्ड मिल्क 44 रुपए लीटर, स्टैंडर्ड मिल्क 50 रुपए लीटर और फुल क्रीम यानी समृद्धि 53 रुपए लीटर है, जो कि बाजार में उपलब्ध दूसरे ब्रांड्स की कीमत से कम है। कर्नाटका में किसान प्रतिदिन तकरीबन 1 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन करते हैं और सरकार प्रति लीटर किसानों को 5 रुपए सब्सिडी देती है, यानी लगभग 1800 करोड़ रुपए सालाना। दिल्ली में आज मौसम अचानक बदल गया। सुबह सुबह शुरू हुई बारिश लगातार चलती रही। दिन के तापमान में भी गिरावट आई। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में लोग बारिश की झमाझम के साथ जागे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो ठंड चली आई जिसका इंतजार था। दिन भर चली बारिश से हालांकि लोग परेशान भी हुए। मैं तो मजदूरी हूँ, मुझे परेशानी हो रहा है दुकान लगाने में। 10 रुपए कमाने के लिए आया हूँ। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश शनिवार तक रह सकती है। इसके सबसे ज्यादा मार वो गरीब झेल रहे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश हुआ है, इसकी वजह से हम लोग परेशान हैं।
अब सबको नए साल का इंतजार है। उम्मीद है मौसम सुधरेगा, लेकिन लोगों की अपनी योजनाएं हैं। द्वारिकाधीश जाएंगे और ठंड तो है, बाकी ठंड में तो अब नई साल आ रही है, इसमें नए नए पकवान बनेंगे, नए नए जो है आइटम बनाए जाएंगे। नए साल पे हमने सोचा है कि हरिद्वार की जाएं, घूमने जाएं पहाड़ी पे। फिलहाल दिल्ली बारिश और कोहरे की चपेट में है। पहाड़ इन दिनों बर्फ में डूबे हैं। उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर और हिमाचल में शुक्रवार को जमकर बर्फबारी हुई। 100 से ज्यादा सड़कें बंद है। तापमान में भी 8 से 9 डिग्री की गिरावट हुई है। कुफरी, नरकंडा, मनाली, खड़ा पत्थर व किन्नौर, लाहौल स्पीति जैसे जिलों में सुबह से बर्फबारी हो रही है। 27 दिसंबर की रात को लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 50 से 60 सेंटीमीटर तक भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण के काम पर असर पड़ा है। जेसीबी, पोकलैंड और डंपर के पहिए थम गए हैं। तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। मजदूरों को वापस लौटना पड़ा है। तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, बारामूला, हिमाचल का शिमला और उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ में बर्फबारी ऐसी कि पहाड़ ने चांदी की चादर ओढ़ ली हो। इस बर्फबारी का लुत्फ और मजा सैलानी ले रहे हैं। वहीं पश्चिम विक्षोभ के कारण 28 दिसंबर को भी 2000 मीटर से ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी और देखने को मिलेगी। हिल्स में है, वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है बर्फबारी, और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एकाधिक जगहों में मिल जाएगी। बहरहाल नया साल आने के लिए कुछ दिन ही रह गए हैं। नया साल मनाने के लिए सैलानी पहाड़ों की तरफ पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।